सारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ देश की बात में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति पद के लिए देश की प्रथम आदिवासी और दूसरी महिला द्रौपदी मुर्मू की जीत बड़े संदेश लेकर आई है। ये जीत भारतीय लोकतंत्र की प्रवक्ता का परिचय देती है, भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलने का बल रखती है और सामाजिक सोच में क्रांतिकारी बदलाव का संकेत देती है। जहां तक चुनावी राजनीति का सवाल है तो मुर्मू के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद सामाजिक समीकरणों पर व्यापक असर पड़ेगा, जिससे सत्तारूढ़ बीजेपी को लाभ मिल सकता है। बीजेपी ने एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया, सबसे पिछड़े वर्ग में स्पष्ट संदेश दिया कि साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं को भी संदेश दिया है कि महिला सशक्तिकरण वादा नहीं वास्तविकता है। बीजेपी को इस कदम से सीधा लाभ देश की 47 लोकसभा और 448 विधानसभा में मिलने जा रहा है, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अगले 25 से 30 साल तक लगातार सत्ता में बने रहने की तैयारी करने का आह्वान किया है। ऐसे में उसे समाज के विभिन्न वर्गों में उनकी पैठ बनाना बेहद आवश्यक हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना मात्र से ही विपक्ष की दिक्कतें बढ़ा दी। यही वजह है कि नामांकन के बाद उन्हें विपक्षी खेमे के 3 दल जेएमएम, उद्धव गुट की शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल का समर्थन मिला। यही नहीं, मतदान के दिन कई सांसदों और विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में वोट किया। जाहिर है, सामाजिक समीकरणों को साधना राजनीतिक दलों और राजनेताओं के लिए जरूरी होता है। बीजेपी अपने राजनीतिक एजेंडे में इन समीकरणों को साध कर लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में विपक्ष के पास क्या विकल्प है? क्या उन्हें किसी नए मुद्दे, नई सोच, नई रणनीति की जरूरत है? इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और राष्ट्रपति पद के लिए सबसे निचले पायदान की ओर देखा है और कहीं ना कहीं उस लड़की को जो पढ़ना इसलिए चाहती थी कि परिवार के लिए रोजी रोटी कमा सके, वो अब राष्ट्रपति बन रही है। वो महिला जो बिना वेतन के शिक्षक के तौर पर काम कर रही थी, अब वो भारत की राष्ट्रपति बन रही है। वो महिला जिसे जब ये लगा कि पढ़ने लिखने के बाद आदिवासी महिलाएं उससे थोड़ी दूर हो गई हैं, तो वो खुद सबके घर जाकर खाने को दे कहकर बैठने लगी, अब वो देश की राष्ट्रपति बन रही हैं। वो महिला जिसने अपने पति और 2 बेटों की मौत का दर्द झेला और ऐसा दर्द कि वो डिप्रेशन में चली गई और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब ये बच नहीं पाएंगी, अब वो देश की राष्ट्रपति बन रही हैं। जिस गांव में कहा जाता था कि राजनीति बहुत खराब चीज़ है और महिलाओं को तो इससे दूर रहना चाहिए, उस गांव की महिला अब देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। वो महिला जिन्होंने पहले काउंसिल का चुनाव जीतने के बाद जीत का इतना ईमानदार कारण बताया कि वो क्लास में अपना सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाती थी कि बच्चों को उस सब्जेक्ट में दूसरे ट्यूशन लेने की जरूरत ना पड़े, अब वो महिला देश की राष्ट्रपति बन रही है। और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है। आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा जाएगा, जो देश में अब तक नहीं हुआ वो वाकई हुआ, ऐसी महिला को आप राष्ट्रपति पद के लिए आपने उम्मीदवार बनाया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए नवजोत जी, मैं तो ये कहूंगा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना देश का मास्टर स्ट्रोक है। ये सच्चे अर्थों में भारत के लोकतंत्र की जीत है, जिसमें एक समाज जीवन के अंतिम कतार से आने वाली महिला, आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित करने का गौरव प्राप्त हो रहा है। ये केवल और केवल लोकतंत्र में ही संभव है। आज के दिन पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व का विषय नहीं है, अपितु संपूर्ण भारत वर्ष के लिए गर्व का विषय है। जी बेशक अरविंद जी, गर्व का तो विषय है, लेकिन जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप इसके पीछे समझने की कोशिश करें तो विपक्ष को आपने चारों खाने चित कर दिया है, क्रॉस वोटिंग हुई है। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि कई ऐसे पक्ष थे, कई ऐसे दल थे जो इसलिए साथ आ गए क्योंकि एक आदिवासी महिला को आप, तो ये सबका साथ सबका विकास की जो बात हो रही थी, साथ साथ जो बीजेपी की रणनीति है, इसको भी विपक्ष नहीं समझ पाए। देखिए, आप जब जनहित के चीजों को ध्यान में रखकर और समाज और राष्ट्र के चीजों में ध्यान में रखकर कोई स्टेप उठाएंगे और उसके पीछे परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे तो सफलता मिलना तय होता है।
और विपक्ष का दिक्कत यह है कि केवल वो विरोध के लिए विरोध करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए इतनी सुयोग्य प्रत्याशी मिलने के बावजूद केवल कुछ विपक्षी दल इसलिए उन्होंने विरोध किया कि बीजेपी के द्वारा समर्थित वो थी, इसलिए उनको विरोध किया गया। नवजोत जी, मैं कई बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितने समय से सत्ता में है उससे ज्यादा विपक्ष में रही है, और विपक्ष में रहते हुए हमने हमेशा ये प्राथमिकता दी है कि कोई राष्ट्र हित का इशू है, समाज हित का कोई विषय है तो उसमें सरकार का साथ देना चाहिए। लेकिन आज विपक्ष के अंदर ये गुण नहीं है और विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध करता है। यही कारण है कि विपक्ष की एकता नहीं बन पाई और विपक्षी दलों के सांसदों विधायकों ने भी यह महसूस किया कि हमारे नेता जो विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए उनके वहां क्रॉस वोटिंग भी हुई है। नवजोत जी, तो आपको उम्मीद थी कि इतना बड़ा नंबर, क्योंकि नंबर्स का कहीं ना कहीं ये पूरा गेम होता है और तीसरे चरण में ही ये क्लियर हो गया था, कि पहले ही ये क्लियर था, लेकिन इतने बड़े नंबर की उम्मीद क्या बीजेपी ने रखी थी? देखिए, हम तो डे वन से कह रहे थे कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जीत में कोई संशय नहीं है और हमें विश्वास भी था कि एंटायर जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल, उनके अंदर से भी जो आधिकारिक रूप से विरोध कर रहे हैं उनके अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहते भी थे कि हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो हमें विश्वास था कि व्यापक सपोर्ट मिलेगा। और नवजोत जी, मैं आपको उदाहरण दूं कि ममता बनर्जी जी की पार्टी विरोध में थी, लेकिन उनको भी कहना पड़ा अपने प्रतिनिधियों को शांत करने के लिए कि पहले बताया गया होता तो हम सपोर्ट करते। तो ये सब चीजें दिखा रही थी कि द्रौपदी मुर्मू जी का जो समर्थन है वो व्यापक रूप से है और व्यापक समर्थन मिल रहा है जी। बेशक, कहीं ना कहीं इसलिए इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। और जब गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब तैयारी 30 से 40 वर्षों के लिए की जाए, तो यही कारण है कि रणनीति इस तरह की इतनी स्ट्रांग रणनीति है। चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, उनके बारे में किस किस तरह का शब्दों का प्रयोग किया गया और एक महिला चुनी नहीं गई, इसके पहले ये कहा गया कि रबर स्टैंप हो जाएंगी, संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगी और राष्ट्रपति पद के गरिमा को ध्यान में नहीं रख पाएंगी। विपक्ष का एक ये जो आरोप था इसके माध्यम से उसका शर्मनाक चेहरा सामने आया। और नवजोत जी, मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने 5-5, 6-6 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है, वो चाहे कांग्रेस के द्वारा समर्थित रहे हों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हो, के.आर. नारायणन जी हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो या प्रणब मुखर्जी हो, हमारे द्वारा समर्थित हो या दूसरे पार्टी के द्वारा समर्थित चुने गए हो, हमने हमेशा राष्ट्रपति पद के गरिमा का सम्मान किया है। लेकिन कांग्रेस विपक्ष में कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि राष्ट्रपतियों को कई बार अपमानित करने का उनका इतिहास रहा है, चाहे वो राजेंद्र बाबू को अपमानित किए जाने का काम किया गया हो। आपने देखा कि जब आपको पता होगा कि जब सोमनाथ के लिए जा रहे थे तो नेहरू जी ने विरोध किया था। राष्ट्रपति से रिटायर होने के बाद एक अदद उनको बंगला तक नहीं नसीब हुआ दिल्ली लुटियंस में। और ज्ञानी जैल सिंह जी जब राष्ट्रपति थे तो उनका तो सार्वजनिक रूप से बयान है कि मेरा फोन कांग्रेस की जो केंद्रीय सरकार है राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, उसके द्वारा टेप कराया जा रहा है और मेरी जासूसी की जा रही है। बेशक, कई इल्जाम आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। केबी त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सर, स्वागत है आपका। आपने सुना अरविंद जी किस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं, और उससे पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आप खुद मौका देते हैं, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, अभी भी विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। देखिए नवजोत जी, ऐसा है कि इस समय की जो राजनीति है उसमें सबसे पहले तो इस विषय पे आज बात हो रही है। मैं महामहिम मुर्मू जी को बधाई देता हूं और हमारी पार्टी की तरफ से भी उनको कल बधाई दी गई है। और देश के लिए अच्छा है कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में होंगी। जैसा अभी अरविंद जी को मैं सुन रहा था, इसमें इनके कई मनगढ़ंत आरोप हैं। ऐसा कोई आरोप नहीं, लेकिन ये जरूर कहा गया था कि राष्ट्रपति का पद रबर स्टैंप की तरह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों में और संविधान में भरोसा करती है। हाँ, चुनाव में कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग जो हुई है वो निश्चित तौर पर शोचनीय है, लेकिन पता सबको है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
साम दाम दंड भेद की जो राजनीति इस समय कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें बहुत सारे लोगों को एजेंसियों का डर दिखाया जाता है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। ये एक दौर है जिसमें इस तरह की राजनीति चल रही है। बहुत जल्दी ये स्थितियां बदलने वाली हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी कह रही कि विपक्ष बिखर गया है, मानता हूं, लेकिन विपक्ष में ही सारे नेता ये बात एक साथ कह रहे हैं कि 24 में अब इस राजनीति का खात्मा होने वाला है। जहां से ये केंद्र से शुरू हुई है वहीं से खत्म होगी और अब इसकी अति हो चुकी है। जी, मुर्मू तो जी को कहीं ना कहीं हमारे साथ टीएमसी के शुभंकर भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। अब आपसे समझना चाहेंगे, आप ही की पार्टी ने ये कैंडिडेट यशवंत सिन्हा का नाम सुझाया और उसके बाद ममता बनर्जी को ये कहना पड़ गया कि अगर पता होता तो वो सपोर्ट करते। तो ये जिस तरह का कंफ्यूजन है, क्या इस तरह से 2024 में मोदी सरकार को हराया जाएगा? देखिए, मुझे नहीं पता कि राष्ट्रपति चुनाव को अभी से जो है सिर्फ ये मैं कई अभी मैसेजेस पढ़ रहा हूँ कि मोदी की जीत और ये इससे पहले भी देखिए राष्ट्रपति चुनाव होते रहे। राष्ट्रपति जो है एक ऐसा संवैधानिक पद है जो किसी एक पार्टी के नहीं होते। राष्ट्रपति का एक ऐसा पद है जिसको न्यूट्रल माना जाता है। अगर आपने देखा होगा, दीदी ने खुद कहा था कि अगर हमें पहले पता होता कि एक ऐसे आदिवासी महिला का नाम इससे सुझाया जा रहा है, और ये बात अगर भाजपा अगर अपना ईगो साइड में करके सब पार्टियों को लेके एक बार बैठक करके बात करती तो सब ने बिना किसी, मेरे ख्याल से विपक्ष के बिना किसी विरोध के इनको समर्थन मिल गया होता। तो ये बात तो खुद ममता दीदी ने खुद ही कही थी। दूसरी बात, जहां तक बात ये है कि भाई ये जो जीत है इसमें से विपक्षी एकता की जहां तक बात आ रही है, तो जी हाँ, मैं ये बात बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि विपक्षी एकता जो है जब तक ठीक नहीं हो पाएगी तो ये दिखता नहीं है कहीं से, और वो दिख इसलिए नहीं पा रहा है। मैं कई चैनलों पर ये बात कहता रहता हूँ कि देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो किसी एक पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई वर्चस्व है। यहाँ जो एक दो पार्टियों का वर्चस्व, या बीजेपी या कांग्रेस। आज कांग्रेस एक उपराष्ट्रपति का एक उम्मीदवार लाते हैं, तो वो इस तरीके से होता है, 15 मिनट में एक मीटिंग तय होता है, कहते आके बैठ जाइए, उसमें से नाम तुरंत सुझा दिया जाता है। लेकिन जब हम लोग यशवंत सिन्हा का नाम लिया था, हम लोगों ने समस्त पार्टियों की बैठक की थी, कई नाम सुझाए गए, सब पार्टियों ने उस नाम के ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले हमने एनसीपी को भी हम लोगों ने ऑफर दिया, शिवसेना को ऑफर दिया, हर जगह सबको लेके साथ में बैठे, सबको लेके, दीदी हमेशा सबको लेके बात करने के प्रयत्न करती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आती आज भी ये बात की, आज भी इन दो बड़ी पार्टियों से उस तरीके का जो एक विचारधारा है, जो सम्मान है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे छोटी पार्टी हो, कहीं छोटे राज्य की पार्टी हो, अगर उनको थोड़ा थोड़ा सम्मान मिलने लग जाएगा, इसमें कोई हानि नहीं होगी। एकता जो है वो और ज्यादा हम लोग त्रिपाठी साहब, आपसे जवाब चाहूंगी मैं, फिर भट्टाचार्य जी का रुख करूंगी। क्या कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट की भी बात सामने आ रही है कि नाम जो सुझाया गया है, तो किस तरह से देखते हैं आप इस इल्जाम को? इस इल्जाम में कोई ऐसा मामला नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए नाम चयन के लिए सबके साथ बैठक की थी और सारी चीजें स्पष्ट थी, वैसे ही अन्य पार्टियों को सूचित किया गया। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया हो, जिसकी वजह से ऐसी पीड़ा उभर के सामने आई है। लेकिन इसका भी ध्यान रखा जा रहा है और सभी फोरम्स पे बातचीत हो रही है और सबको साथ लेके आया जाएगा। 2024 के चुनाव तक पूरा विपक्ष आपको एकजुट दिखेगा और सभी लोग मिलकर इस फासीवादी सरकार का विरोध करते हुए दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर कोशिश यही की गई थी कि सभी लोग साथ रहें और सभी लोग साथ हैं। अभी भी टीएमसी से बातचीत की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन थोपा गया है। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है और सबको साथ लेकर चलने की बात करेगी। लेकिन कांग्रेस के साथ सब आने में हिचकिचा रहे हैं। शुभंकर जी, जवाब सुना आपने? ये सवाल आपने हमसे पूछा है? जी जी, आप वो कांग्रेस सबको साथ लेकर चल रही है और 2024 में अगर सरकार को हटाना है तो सबको साथ आना होगा, तो जो मनभेद है उन्हें खत्म करना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात आपका बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ पे कई जगहों पे जो मनभेद इनको अगर हम इससे ऊपर नहीं उठेंगे तो शायद मैं विपक्षी एकता के लिए हमारी पार्टी का नेतृत्व तो हमेशा प्रयासरत रहा है। हम लोगों ने कई बार प्रयत्न किया कि सारे पार्टियां एकजुट होकर एक मंच पर भी आए, हम लोगों ने मंच तक साझा किया, सब कुछ किया। लेकिन कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि मैं मानता हूं कि भाजपा और कांग्रेस दो राष्ट्र की बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन इनको समझ के थोड़ा सा इस चीज को चलना पड़ेगा कि आज एनडीए की सरकार होने के बावजूद हम लोग क्या कहते हैं, भाजपा की सरकार, यानी हम एनडीए के जो अन्य जो घटक दल है कहीं ना कहीं उनको सम्मान जो है पूरा नहीं दे पाते हैं।
इसी तरीके से जब यूपीए की सरकार होती है तो हम लोग मान के चलते कि कांग्रेस के जो है उन्हीं के लीडरशिप के अंतर्गत नहीं होगा। ये क्या मानना है, ये क्यों मुश्किल हो जाता है कि जो क्षेत्रीय पार्टी जो बड़े होके आज आपके साथ सम्मिलित हो रही है, एक साथ आके जुट रही है, तो कहीं ना कहीं अगर सबको हम साथ में लेके चलेंगे, जो आपके छोटे घटक दल हो सकते हैं उनको अगर हम सम्मान दे देंगे तो इससे विपक्ष मजबूत ही होगा, इससे कमजोर नहीं होगा। आप अपने तरीके से कोई लड़ाई करें, हम अपनी जगह लड़ाई करें, लेकिन हमारा जो टारगेट है, हमारे जो मुद्दे हैं वो एक ही है। उन मुद्दों पर अगर हम लोग एक साथ होकर बैठकर अगर बात करें, आवाज एक करके नहीं बात नहीं करें, शुभांकर जी, ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कल आप रैली में देखिए, जब रैली उस वक्त होती है जब सोनिया गांधी को ईडी का समन मिला होता है, जहां सभी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को उठाती हैं, ममता बनर्जी उसका जिक्र नहीं करती हैं। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर जिस तरह से ये कहा गया, तो आप फायदा तो जगदीप धनखड़ या एनडीए के उम्मीदवार को ही दे रहे हैं, तो कहाँ एक साथ आ रहे हैं? देखिए, अब यही बात मैं आपको बताऊं, ये बात गलत है। शायद सोनिया जी के ऊपर जब से ईडी की मार पड़ गई तो तृणमूल भी उतनी तेजी से मुखर रही है। हम लोगों ने कई बार इस बात का जो है हम लोगों ने निंदा की कि इस प्रकार से ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और इससे तो सबसे ज्यादा मार हम लोग झेल रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी हमारे प्रदेश के गवर्नर थे, तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि आज जो उनको जो गिफ्ट दिया जा रहा है, ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है राष्ट्रपति उम्मीदवारी के चलते, वो क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने ऐसा कौन सा भाजपा को जो गिफ्ट लाके दिया था? क्योंकि उन्होंने बहुत सफल तरीके से जो है वेस्ट बंगाल सरकार को जो है डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, कंटिन्यूअस वो करते रहे। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर बीजेपी सरकार को अगर तो इसलिए आप रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं उनको सपोर्ट करने के साथ साथ। अरविंद जी, अब आपका रुख कर लेते हैं। देखिए किस तरह की आपकी रणनीति है कि विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है, एक के बाद एक जो है वो दल जो है वो छूटते जा रहे हैं, और साथ साथ ये जो चक्रव्यूह है उसमें फंसते भी नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तो जो टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनके एक बात से मैं सहमत हूं। उन्होंने कहा राष्ट्रपति किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होता है। ये सही बात है, राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है, पूरे देश का होता है। इसीलिए नवजोत जी, मैंने शुरू में कहा, आपने जब कहा कि भाजपा की जीत है, तो मैंने कहा नहीं, ये पूरे राष्ट्र की जीत है। तो इस बात से मैं सहमत हूँ। दूसरी चीज, आप उनसे जो प्रश्न पूछ रही थी कि कांग्रेस के साथ आप क्यों नहीं चल रहे हैं, देखिए स्थितियां बदल गई है, कांग्रेस के हाथ से चीजें निकल गई है। आज कांग्रेस के साथ सबको चलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सच में विपक्ष को मजबूत करना चाहती है तो उसको बाकी विपक्षी दलों के साथ चलना चाहिए। वहां पे दिक्कत यह है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी को ये पसंद नहीं है कि राहुल गांधी जी दूसरे के लीडरशिप में चलें। कांग्रेस ये चाहती है कि पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी के नीचे चले, राहुल गांधी के मार्गदर्शन में चले। विपक्ष में जो एका नहीं हो पाती है उसका मूल कारण यही है। ममता बनर्जी जी से हमारे लाख विरोध हैं, लेकिन ममता बनर्जी जी एक राजनेता है, मजी हुई राजनेता है, एक रणनीतिकार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसको स्वीकार ही नहीं होगा कि ममता जी के अंतर्गत चले, उनके लीडरशिप में चले। और दूसरी बात, तो मैं इस बात के लिए यदि टीएमसी सपोर्ट कर रही है जगदीप धनखड़ जी को, तो हम तो अभिनंदन करेंगे कि वहां पे मतभेद होने के बावजूद भी उनको लग रहा है कि सपोर्ट का मतलब कि वो वोट नहीं डालेंगी तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल ही जाएगा। डॉक्टर अविनाश का एक बार रुख कर लेते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अविनाश, आपका स्वागत है। आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हुई है, और थोड़ी बहुत नहीं, विधायक और सांसदों ने बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग की है, ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? देखिए नवजोत जी, जहां तक आप क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये एक जो विधायक और एमपीज थे उनको भी शायद ये लगता होगा, वो पार्टी गाइडलाइन से हट करके जिन्होंने जिस भी पार्टी से क्रॉस वोटिंग की है, तो उनको लगता होगा कि कहीं ना कहीं आज इस देश में आजादी के 75वें वर्ष में और अमृत महोत्सव के बीच में एक आदिवासी को पहली बार, और वो भी महिला आदिवासी को पहली बार, जो राजनीति से बहुत कोसों दूर रहती थी, उनके गांव में लोग राजनीति से बहुत दूर रहा करते थे, उसको भारतीय लोकतंत्र में एक बहुत ही बड़े पद पर, राष्ट्रपति के पद पर बिठाया है। तो शायद वो अपनी पार्टी गाइडलाइंस के अनुसार नहीं चलना चाह रहे होंगे, जैसा भी है,
पर ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आजादी के 75वें वर्ष में हमने एक बहुत लोकतंत्र में एक ऐसा काम किया है जो आज तक शायद भारत में कभी नहीं हो पाया। जी बेशक। इस बीच टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, यशवंत सिन्हा को वो सपोर्ट टीएमसी से भी नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, क्या कुछ कारण रहा? नहीं, देखिए यशवंत सिन्हा जी को हम लोगों ने पिच किया था और जब उन्होंने जो लड़े हैं तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे 2 वोट जो डिफ्लेक्ट हुए, उसके अलावा सबका जो वोट जो है वो यशवंत सिन्हा के लिए गया था। जी। ये दूसरी बात है कि हमारी पार्टी लीडरशिप ने, दीदी ने खुद इस बात को कही कि भाई अगर हमें पहले से पता होता, अगर द्रौपदी मुर्मू की नाम जो है पहले अगर ले आए होते तो शायद ये चीजें और अलग तरीके से हो सकती थी, क्योंकि उनका पहला सपोर्ट पसंद सबकी वही होती। जानी हुई बात है, कौन नहीं चाहेगा कि देश में जो है एक आदिवासी महिला एक पिछड़े क्षेत्र से निकल के वो इतना उभर के आती है। उन्होंने अपने गवर्नर रह के जो है जिन जिन प्रदेशों में गई है वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस बात से किसी को कोई गुरेज नहीं है। तो सबका सपोर्ट जो है यहाँ पे समर्थन ऐसे ही आ सकता था। बात ये थी कि जब तक हम लोगों ने यशवंत सिन्हा का नाम जब हम लोगों ने पिच किया उस समय तक द्रौपदी मुर्मू का नाम नहीं आया था। तो तब समस्त एक साथ मिलकर हम लोगों ने तो उससे पहले जो है शरद पवार जी का भी नाम दिया था। शरद पवार जी नहीं माने वो दूसरी बात थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते हम लोगों ने एक नाम सबके साथ लेके सबका मतलब जो सब लोगों का जो रेफरेंस था उन सब रेफरेंस का सम्मान किया गया, तब जाके यशवंत सिन्हा जी को भी सामने लाया गया था और उनका पूरी तरीके से उसी तरीके सम्मान हुआ। हमारी पार्टी लास्ट तक खड़ी रही है। ये नहीं कह सकते कि पार्टी का पूरा ये हट चुका था, जबकि यहाँ बिल्कुल हम लोग मुर्मू जी का बिल्कुल हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन हाँ, यशवंत सिन्हा जी जहाँ पे लड़ रहे थे उनकी लड़ाई अपनी तरीके से थी। एक चुनाव होता है, दोनों पक्ष अपनी तरफ से रखते हैं, तो वहां पे जो है टीएमसी ने भी उनके पूरा साथ दिया है, पूरा समर्थन किया है। जी बेशक। अरविंद जी, अब आपका रुख करेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है और साथ साथ बीजेपी की रणनीति जिस तरह की रही है, ये नाम आप जिस तरह से सामने लेकर आए हैं, तो विपक्ष को भी ये सोचना पड़ा, विपक्ष भी ये कहने लगा कि अगर हमें पता होता तो शायद हम कैंडिडेट ही ना खड़ा करते। देखिए नवजोत जी, आप प्राथमिकता और पसंद देखिए। विपक्ष जब नाम तय करता है तो 2 नाम उसके ध्यान में पूरे राष्ट्र में आता है। एक तो राष्ट्रपति पद को महिमा मंडित कर सकते हैं, वो हो सकता है विपक्ष के लिए नाम आदरणीय शरद पवार जी का, और दूसरा हो सकता है यशवंत सिन्हा जी का। और ममता जी खुद महिला है, दबे कुचले पिछड़े और कतार के अंतिम पदान पे खड़े लोगों की बात करती हैं। लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए जो नाम चुना जाता है उसमें ये 2 नाम आते हैं। ये कितने दबे कुचले और अंतिम कतार के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब सोचती है और विमर्श करती है तो हमारे ध्यान में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आता है, जो समाज जीवन के अंतिम कतार से आती हैं, आदिवासी महिला है और पहली बार देश के सर्वोच्च पद को एक आदिवासी महिला को सुशोभित करने का अवसर मिलेगा, ऐसा नाम हमारे ध्यान में आता है। तो ये सोच का अंतर है। और जब इनको लगा कि हम मात खा रहे हैं, लास्ट मोमेंट में आदरणीय ममता बनर्जी को लगा कि हमारा कैंडिडेट नहीं जीतेगा और इनको लगा कि हमारा जो वोटर है वो नाराज होगा, तो चीजों को लीपापोती करने के लिए और केवल सहानुभूति हासिल करने के लिए। शुभांकर जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी। लीपापोती की गई है लास्ट में ये बयान देकर। अभी हमारे भाजपा के माननीय प्रवक्ता जब उन्होंने जब पहले बार बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि वाकई ये तो अन्य प्रवक्ताओं से हटकर शायद सबके सम्मान को साथ में लेकर बात करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अचानक जो है, अब जो आपने दूसरे सवाल पर जैसे ही कहा तो आगे वापस अपने जो कि हम लोग ज्यादातर डिबेट में देखते हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, ये तो दूसरी बात है, बात की बात होती है। एक चुनाव होता है, कोई ना कोई जीतेगा कोई ना कोई हारेगा। लेकिन हाँ, द्रौपदी मुर्मू का नाम, देखिए यही चीज है, बीच में अगर आप बोलने का वो रखेंगे, अगर आप सुनेंगे नहीं, यहाँ पे भी नहीं सुनेंगे, ऑलरेडी संसद में नहीं सुन रहे, यहाँ पे भी अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर मेरे ख्याल से फिर एक ही। अरविंद जी सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपका रुख करूंगी। एक बार बात पूरी सुन लीजिए। शुभांकर जी, अरविंद जी को पूरा बोल लेने दीजिए, फिर मैं अपना। शुभांकर जी, आप अपनी बात रखिएगा, फिर मैं अरविंद जी का रुख करती हूँ। नहीं, आप बात रखिए शुभांकर जी। शुभांकर जी, बात रखिए आप अपनी। जी, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, जब ये कहते हैं कि लीपा पोती और ये सारे शब्द जो है विपक्ष के लिए क्यों होते हैं, देखिए यहीं पे आज आपको यही मैं बार बार ये बताता हूँ कि देखिए, राष्ट्र में पहले भाजपा से ही आपके अटल बिहारी जी भी प्रधानमंत्री रहे हैं
लेकिन उनके समय में कभी इस तरीके से एक दूसरे के प्रति जो हम लोग होती बातें या कभी जो उंगली तान दिया करते थे, ऐसा नहीं होता था। उस समय विपक्ष भी इतना सम्मान करता था कि एक बार जब अटल बिहारी जी ने उन्होंने अपना इस्तीफा रखने के जब पेश कर दिया तो विपक्ष के लोग टूट पड़े थे। बेशक, अटल मैं जी को आपको रोकने माफी के के लिए। साथ शुभांकर जी रोक रही हूँ, मेरे पास समय की कमी है। अरविंद जी, आप अपनी बात रखिएगा 10 सेकंड में। जी वाजपेयी जी को और उनकी सरकार को परेशान करने के लिए ममता बनर्जी क्या नहीं करती थी, क्या नहीं करती थी, ये सार्वजनिक पटल पे है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। ममता जी का व्यवहार ऐसा है कि वो किसी को भी परेशान करती हैं और एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही अंतिम सत्य हूं और मैं जो कहूं वही माना जाए। ये ममता जी की हमेशा से यही एटीट्यूड अभी तो आप ये कांग्रेस का एटीट्यूड बता रहे थे अरविंद जी। कहीं ना कहीं मेरे पास समय की कमी है, इस मुद्दे को लेकर मैं फिर आपका रुख करूंगी। आप सब हमारे साथ जुड़े, अरविंद जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर अविनाश आपका भी धन्यवाद और शुभांकर भट्टाचार्य जी आपका भी धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक आदिवासी महिला जो है अब राष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रही हैं और कहीं ना कहीं देश के अमृतकाल में ये एक एग्जाम्पल न केवल देश के लिए बल्कि एक पूरी दुनिया के लिए सेट किया गया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। सहारा प्रणाम।